रहस्यमय शताब्दी एक्सप्रेस, पंजाब से मुंबई तक का डरावना सफर। भाग एक अनजानी चेतावनी। नवंबर की सर्द रात थी। पंजाब के बठिंडा स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसे चीरती हुई शताब्दी एक्सप्रेस नियमित नहीं, पर उस रात विशेष तौर पर चलाई गई की सीटी गूंजी। ये ट्रेन बठिंडा से शुरू होकर सीधे मुंबई सेंट्रल तक जाने वाली थी। अमन, एक युवा पत्रकार जो मुंबई में एक नई नौकरी के लिए जा रहा था, कंपाते हुए अपने एस बड़ी E2 टियर कंपार्टमेंट B7 में चढ़ा। उसका बर्थ नंबर 23 था, एक अपर बर्थ। उसके कंपार्टमेंट में पहले से ही 3 लोग मौजूद थे। एक अधेड़ उम्र के प्रोफेसर शर्मा, जो हमेशा अपनी मोटी चश्मे से पढ़ते रहते थे। 2, एक शांत और रहस्यमय दिखने वाली महिला कविता, जो लगातार खिड़की से बाहर देख रही थी। 3, एक हंसमुख सेल्समैन राजेश, जो अपनी लंबी यात्रा के लिए उत्साहित था। ट्रेन चल पड़ी। स्टेशन की पीली रोशनी धीरे धीरे अंधेरे में खो गई। अमन अपनी सीट पर बैठ गया और राजेश से बात करने लगा। बातें सामान्य थीं, लेकिन तभी पास के बर्थ पर बैठे प्रोफेसर शर्मा ने अपनी किताब बंद की और उन्हें घूरने लगे। आप लोग इस ट्रेन से वाकिफ नहीं लगते, प्रोफेसर शर्मा ने अपनी गंभीर आवाज में कहा। क्यों? ये तो स्पेशल शताब्दी है, राजेश ने हंसकर जवाब दिया। प्रोफेसर ने ठंडी सांस ली। यह ट्रेन, यह शाम की आखिरी सवारी कहलाती है। इसकी एक भयानक अतीत है। 1988 में इसी रूट पर इसी समय एक शताब्दी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। कोई यात्री नहीं बचा था। कहा जाता है कि उस रात मारे गए लोगों की आत्माएं अब भी इस ट्रेन में यात्रा करती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ट्रेन कभी कभी गायब हो जाती है। राजेश का हंसमुख चेहरा कुछ देर के लिए फीका पड़ गया, लेकिन फिर उसने बात टाल दी। अमन, जो सस्पेंस कहानियों पर रिपोर्टिंग कर चुका था, के मन में एक अजीब सा रोमांच और डर बैठ गया। उसने कविता की ओर देखा। वो अब भी चुपचाप अंधेरे खिड़की के पार देख रही थी, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। भाग 2, अंधेरे के साए और अजीबोगरीब आवाजें। रात के 12 बज रहे थे। ट्रेन एक निर्जन इलाके से गुजर रही थी। मोबाइल नेटवर्क कब का खत्म हो चुका था। अमन अपने बर्थ पर लेटा था, सोने की कोशिश कर रहा था, पर नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसने नीचे के खाली बर्थ से एक धीमी सिसकने की आवाज सुनी। उसने टॉर्च जलाई और नीचे झांका। नीचे का बर्थ खाली था। शायद आवाज बाहर से आई होगी, उसने सोचा। पर तभी कंपार्टमेंट के गलियारे से एक और आवाज आई, घसीटने की आवाज, जैसे कोई भारी चीज खींच रहा हो। अमन नीचे उतरा और दरवाजे की ओर गया। राजेश और प्रोफेसर गहरी नींद में थे। कविता का बर्थ खाली था। अमन ने दरवाजा खोलकर गलियारे में झांका। गलियारा खाली था, पर गलियारे की आखिरी सीट पर एक पुराना गंदा खून से सना हुआ बिस्तर रखा था, जो पहले वहां नहीं था। तभी टॉयलेट से किसी के धीरे धीरे फुसफुसाने की आवाज आई। अमन हिम्मत जुटाकर टॉयलेट के दरवाजे तक पहुंचा। उसने सुना। आवाजें अस्पष्ट थीं, पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई दर्द में है और अपना नाम दोहरा रहा है। जब अमन ने दरवाजे को छूने की कोशिश की, तो दरवाजा अपने आप खुल गया, पर अंदर कोई नहीं था। टॉयलेट सूखा था, पर वहां एक भयानक सड़ी हुई लोहे की गंध आ रही थी, जैसे पुराने खून की। डर के मारे अमन का शरीर कांपने लगा। वो तेजी से अपने कंपार्टमेंट में लौटा। भाग 3, गायब होते सहयात्री। सुबह 4 बजे का समय था। ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी, जहां कोई रोशनी नहीं थी, न ही कोई प्लेटफॉर्म। ये जगह मानचित्र पर कहीं मौजूद नहीं थी। अमन आंखें मलता हुआ उठा। उसने देखा कि प्रोफेसर शर्मा का बर्थ खाली है। उनकी मोटी चश्मे वाली किताब, जो हमेशा उनके पास रहती थी, बर्थ पर खुली पड़ी थी। प्रोफेसर इतनी सुबह कहां गए? अमन ने सोचा। उसने राजेश को जगाया। राजेश, प्रोफेसर शर्मा कहां हैं? राजेश भी चौंक गया। क्या? वो तो कल रात यहीं थे। शायद टॉयलेट गए हों। वे दोनों गलियारे में गए। प्रोफेसर शर्मा का कहीं कोई निशान नहीं था। उनकी किताब, कपड़े, सब कुछ वहीं था, पर प्रोफेसर गायब थे। तभी अमन को कल रात की बात याद आई। कविता भी कुछ देर के लिए गायब हुई थी। कविता कहां है? राजेश ने पूछा। वे कविता के बर्थ की ओर बढ़े। कविता अपने बर्थ पर लेटी हुई थी। वो सो रही थी, पर उसका चेहरा बहुत पीला पड़ चुका था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले निशान थे। जब राजेश ने उसे छूने की कोशिश की, तो उसने चीख मारी और उठ बैठी। मुझे मत छुओ, वो यहां है, वो मुझे ढूंढ रही है। कविता पागलों की तरह चिल्लाने लगी। कौन ढूंढ रहा है कविता जी? अमन ने शांत करने की कोशिश की। कविता की आंखें दरवाजे के पार एक अदृश्य बिंदु पर टिकी थीं। वो बर्थ 24 की लड़की, 1988 की दुर्घटना में मारी गई लड़की। उसकी मां ने उसे बचाने की कोशिश की थी, पर नाकाम रही।
अब उसकी आत्मा इस बर्थ को देखती है। उसे यहां शांति नहीं मिलती। अमन ने अपनी आंखें सिकोड़कर देखा। उसका बर्थ नंबर 23 था। ठीक उसके सामने वाला बर्थ नंबर 24 था, जो यात्रा की शुरुआत से ही खाली पड़ा था। भाग 4, बर्थ 24 का रहस्य। जैसे ही कविता ने बर्थ 24 का नाम लिया, कंपार्टमेंट की लाइटें फड़फड़ाने लगीं और कुछ सेकंड के लिए बुझ गईं। जब लाइटें वापस आईं, तो राजेश के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांपते हुए बर्थ 24 की ओर इशारा किया। वहां खाली बर्थ की सफेद चादर पर गीली मिट्टी के पैरों के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी वहां खड़ा हुआ हो। अमन ने तुरंत टॉयलेट की ओर दौड़ लगाई। उसे याद आया कि रात को वहां लोहे की गंध आ रही थी। टॉयलेट में उसने ध्यान से दरवाजे के पीछे देखा। वहां दीवार पर खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से जोर से खरोंचा हो। खरोंचों के बीच एक छोटा धुंधला नाम लिखा था, मीना। तभी टॉयलेट के आईने में अमन को एक सेकंड के लिए प्रतिबिंब दिखा, एक छोटी लड़की का जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें खाली थीं। वो लड़की रोती हुई दिख रही थी। अमन चीखते हुए वापस भागा। उसने कविता और राजेश को सब कुछ बताया। कविता अब पूरी तरह से डरी हुई थी। प्रोफेसर शर्मा को उसने ही ले लिया है। 1988 में मीना के साथ यात्रा करने वाले कुछ लोग अचानक लापता हो गए थे। यह ट्रेन, यह अपने यात्रियों को चुनती है। हमें गार्ड से बात करनी होगी, या ट्रेन के ड्राइवर से। राजेश चिल्लाया। तीनों कंपार्टमेंट से बाहर निकले और ट्रेन के अगले डिब्बे की ओर भागे। भाग 5, सस्पेंस का चरम और रहस्योद्घाटन। ट्रेन तेजी से चल रही थी। उसकी आवाज भयानक लग रही थी। अगले कंपार्टमेंट B6 में कोई भी यात्री नहीं था। सारे बर्थ खाली थे। जैसे ही वे अगले कंपार्टमेंट में पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि यह ट्रेन बिल्कुल खाली है। सारे कंपार्टमेंट खाली थे, यहां तक कि पैंट्री कार और TTE का केबिन भी खाली था। इस ट्रेन में अमन, राजेश और कविता के अलावा कोई नहीं था। यह कैसे हो सकता है? राजेश कांपने लगा। इतनी बड़ी ट्रेन में कोई और नहीं? तभी राजेश ने ट्रेन के फर्श पर एक चीज देखी। उसने उसे उठाया। वो प्रोफेसर शर्मा का पर्स था। पर्स के अंदर एक छोटी पुरानी तस्वीर थी। प्रोफेसर शर्मा, एक जवान औरत और एक छोटी लड़की। लड़की के चेहरे पर एक डरावनी चोट का निशान था। अमन ने पीछे की ओर देखा। उस पर लिखा था, मीना और मां, 1988 की आखिरी यात्रा। राजेश चीख पड़ा। प्रोफेसर शर्मा, वो मीना के पिता थे। वो जानबूझकर इस ट्रेन में आए थे। उन्हें पता था। कविता रोने लगी। ये ट्रेन हर साल उस रात मीना के परिवार के सदस्य और अपरिचित यात्रियों को अपनी आखिरी सवारी के लिए चुनती है। अमन को याद आया कि प्रोफेसर ने कहा था कि ट्रेन कभी कभी गायब हो जाती है। वे किसी रहस्यमय समय या आयाम में यात्रा कर रहे थे। भाग 6, आखिरी स्टेशन। अचानक ट्रेन की गति धीमी होने लगी। बाहर अंधेरे में उन्हें दूर दूर तक ढेर सारी रोशनी दिखी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा स्टेशन आ गया हो। ट्रेन ने एक धीमी, भयानक हॉर्न बजाई और रुक गई। मुंबई सेंट्रल। ट्रेन का दरवाजा खुला, पर बाहर प्लेटफॉर्म पर न कोई कुली था, न कोई शोर था, न ही कोई यात्री था। सिर्फ सैकड़ों काले साए खड़े थे, जो शांति से ट्रेन को देख रहे थे। और उन सायों के बीच प्लेटफॉर्म के सेंटर में मीना का साया खड़ा था। उसके हाथ में एक गुड़िया थी जिसकी आंखें बंद थीं। मीना ने उनकी ओर देखा और अपने छोटे से हाथ से उन्हें बुलाया। कविता ने डर के मारे ट्रेन से उतरने से मना कर दिया। राजेश ने अमन की ओर देखा। हमें बाहर जाना होगा, यही हमारा आखिरी स्टेशन है। अमन पत्रकार था, पर अब वो सिर्फ एक डरा हुआ इंसान था। उसने अपनी आखिरी हिम्मत बटोरी और राजेश के साथ दरवाजे से बाहर कदम रखा। जैसे ही उनके पैर प्लेटफॉर्म पर पड़े, ट्रेन के दरवाजे तेजी से बंद हो गए और अगले ही पल शताब्दी एक्सप्रेस अपनी भयानक सीटी के साथ प्लेटफॉर्म से वापस अंधेरे में तेजी से भाग गई, जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। पीछे छूटे थे अमन और राजेश। प्लेटफॉर्म पर अकेले खड़े थे और सामने थी सैकड़ों शांत, इंतजार करती हुई आत्माएं। उन आत्माओं में उन्हें प्रोफेसर शर्मा और एक पीली साड़ी में लिपटी कविता भी दिखाई दी, जो अब अपनी आंखें बंद करके शांति से खड़ी थी। भाग 7, अंतिम स्टेशन का भयानक सत्य। 1, प्लेटफॉर्म का शून्य। अमन और राजेश प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। उनके पैरों के नीचे कंक्रीट ठंडा और बेजान था। पीछे मुड़कर देखा तो अंधेरा था और आगे खड़ी थी सैकड़ों मौन आकृतियां। शताब्दी एक्सप्रेस जा चुकी थी। उसकी सीटी अब दूर, दर्द भरी सिसकी में बदल गई थी। राजेश लड़खड़ाया। ये मुंबई सेंट्रल नहीं है, यह कहीं और है। यह कोई स्टेशन नहीं हो सकता।
अमन की निगाहें उस छोटी आकृति पर टिकी थीं जो आत्माओं के समूह के बीच में खड़ी थी, मीना का साया। उसके हाथ में गुड़िया थी और उसकी आंखें अब खुली थीं, बिल्कुल खाली और काले गड्ढों जैसी। मीना ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज एक बच्चे की धीमी फुसफुसाहट थी, पर प्लेटफॉर्म के सन्नाटे में वो गूंज रही थी। मैंने इंतजार किया 1988 से। पिताजी, आप आ गए। मां अकेली थी, अब नहीं है। प्रोफेसर शर्मा की आत्मा, जो अब साफ दिखाई दे रही थी, ने आगे बढ़कर मीना का हाथ पकड़ा। उनके चेहरे पर अब कोई डर नहीं था, केवल शांत मुक्ति की भावना थी। 2 राजेश का पतन। प्रोफेसर शर्मा ने अमन की ओर देखा और गंभीर आवाज में फुसफुसाए, ये ट्रेन, ये गंतव्य डेस्टिनी नहीं है अमन, ये समाधान है। जो लोग यहां से जाते हैं वे उस दर्द से मुक्त हो जाते हैं जो उन्होंने जीवन भर सहा है। कविता, वो हमेशा से थकी हुई थी। तभी राजेश, जो सेल्समैन था और हमेशा जीवन से भरा रहता था, बुरी तरह कांपने लगा। उसका चेहरा अचानक पीला, निर्जीव हो गया। मुझे पता है ये स्टेशन क्या है, राजेश ने कांपते हुए कहा। यह वो जगह है जहां 1988 में ट्रेन रुकी थी। ये वो अज्ञात रेलवे क्रॉसिंग है जहां दुर्घटना हुई थी। यह जगह समय से बाहर है। मीना हंसने लगी, एक डरावनी, बिना आवाज वाली हंसी। मुझे एक नया यात्री चाहिए, मेरी गुड़िया खेलने के लिए। मीना ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, सीधे राजेश की ओर। राजेश ने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, पर उसके पैरों में जैसे जंजीरें पड़ गईं। अगले ही पल मीना का साया राजेश के अंदर से गुजर गया। राजेश एक पल के लिए चीखा और फिर उसकी आंखें सफेद हो गईं। उसका शरीर ढीला पड़ गया और वो शांत आत्माओं के समूह में चौथा नया साया बनकर खड़ा हो गया, बिल्कुल मौन, अपनी यात्रा समाप्त कर चुका। 3 अमन की आखिरी खोज। अब अमन अकेला था। उसके सामने सैकड़ों आत्माएं थीं और उनमें राजेश भी शामिल था। अमन पीछे मुड़ा और भागने लगा। वो जानता था कि इस प्लेटफॉर्म पर भागने का कोई रास्ता नहीं है, पर पत्रकार होने के नाते उसके अंदर सत्य जानने की एक आखिरी इच्छा बाकी थी। वह भागा और प्लेटफॉर्म के किनारे पहुंच गया। उसने टॉर्च जलाकर नीचे देखा। नीचे रेलवे ट्रैक के साथ लोहे का एक भारी टुकड़ा पड़ा था। यह एक इंजन का हिस्सा था जो 1988 की दुर्घटना का अवशेष था, और उस लोहे के टुकड़े पर एक जंग लगी नेमप्लेट चिपकी थी। उस पर लिखा था, शताब्दी एक्सप्रेस 14032 विशेष सेवा। अमन को एक भयानक सत्य का एहसास हुआ। वे किसी प्रेतवाधित ट्रेन में नहीं थे। वे असल में 1988 की दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन के भूतिया अवशेषों में थे। ट्रेन चलती नहीं थी, वो यात्रियों को अपनी तरफ खींचती थी, उन्हें उस भयानक रात में खींच लाती थी जब वो अंतिम बार चली थी। ट्रेन का गायब होना कोई चमत्कार नहीं था, ये वास्तविकता से गायब होना था। 4 अंततः हमेशा चलती रहने वाली ट्रेन। अमन ने अपनी टॉर्च मीना की ओर घुमाई, जो अब दूर खड़ी थी, अपने नए साथी राजेश के साथ। मीना ने अपना सिर धीरे से झुकाया, जैसे अलविदा कह रही हो। अमन को याद आया कि कविता ने डर के मारे ट्रेन से उतरने से मना कर दिया था। उसने प्लेटफॉर्म पर कविता की आत्मा को देखा, जो अब प्रोफेसर शर्मा की पत्नी की आत्मा के पास खड़ी थी, जैसे उसे शांति मिल गई हो। इसका मतलब था कि कविता को ट्रेन में ही शांति मिली। अमन ने एक अंतिम फैसला किया। उसने प्लेटफॉर्म पर खड़े रहने और आत्माओं के समूह में शामिल होने के बजाय वापस ट्रेन के अंदर जाने का फैसला किया। वो भागा उसी दरवाजे की ओर जहां से वो उतरा था, लेकिन दरवाजा अब गायब हो चुका था। वहां सिर्फ लोहे की चिकनी दीवार थी। वो चारों ओर मुड़ा। सैकड़ों आत्माएं अब धीमी गति से उसकी ओर बढ़ रही थीं। उनके कदम की कोई आवाज नहीं थी, पर उनका इरादा स्पष्ट था, यात्रा खत्म हो चुकी है। अमन ने अपने पत्रकार का फोन निकाला, जो बंद पड़ा था। उसने आखिरी बार रिकॉर्डिंग ऑन करने की कोशिश की, ताकि दुनिया को इस शाम की आखिरी सवारी का सच बता सके। जैसे ही उसने रिकॉर्डिंग बटन दबाया, उसके पीछे से एक भयानक सीटी की आवाज आई। अंधेरे से शताब्दी एक्सप्रेस वापस आ रही थी, पर यह अब भी ट्रेन नहीं थी। ये रोशनी और धुएं का एक डरावना, कांपता हुआ भ्रम था। ट्रेन अमन के सामने से गुजरी और उसकी आवाज अमन के दिमाग में गूंजने लगी। अगली सुबह मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर एक कुली को ट्रैक के पास एक काला जला हुआ पुराना डायरी का पन्ना मिला। उस पर एक अस्त व्यस्त लिखावट में कुछ शब्द दर्ज थे। मैंने आखिरी रिकॉर्डिंग चालू कर दी है। मैं जानता हूं कि ये ट्रेन, ये कभी मुंबई नहीं पहुंचेगी। ये हर रात चलती है, सिर्फ वापस लौटने के लिए। मैंने इसे देखा। मैं भाग नहीं सकता। मैं जा रहा हूं। मेरी जगह लेने के लिए बर्थ 23 खाली हो रहा है। अगर कोई इसे पढ़ रहा है तो उस रात बठिंडा में ट्रेन मत पकड़ना, कभी नहीं। -अमन, पत्रकार।
वो पन्ना तेज हवा के झोंके से उड़ गया और उस रात शताब्दी एक्सप्रेस के कंपार्टमेंट B7 में बर्थ नंबर 23 पर एक नई अदृश्य नमी और कम तापमान महसूस किया गया। यात्रा जारी थी, हमेशा की तरह। यह कहानी का अंत है,